हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक ना हम रिडोक्स रिएक्शन के अंदर बहुत कुछ चीज़ देख चुके हैं। हम सीख चुके हैं कि हमें एन फैक्टर कैलकुलेट कर क्यों करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है, एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करने हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर के अंदर है वो है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, कि मैं जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है ये क्या है, कैसे लगाऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि मुझे कभी भी क्या निकालने हैं, अगर मुझे इक्विवेलेंट्स के निकालने हैं, क्या निकालने हैं इस चैप्टर के अंदर, इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। जैसे मोल्स होता था ना, ऐसे क्या होता था, इक्विवेलेंट्स होता है यहाँ पर। तो इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं, मोल्स इनटू में एन फैक्टर। और किसी भी कंपाउंड का एन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा, किसी भी सब्सटेंस का, वो सीखना है तो इससे पहले वाली वीडियो देखो, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एकदम मोल्स इनटू एन फैक्टर। दूसरा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया, जैसे मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था बेटे, मोल्स का फॉर्मूला होता था गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहां पर इक्विवेलेंट का क्या हो जाएगा, गिवन मास, वहां पर मोलर मास होता था ना, यहां पर मास आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। अब बच्चे पूछेंगे कि सर ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास कुछ नहीं होता, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। मोलर मास आपको किसी भी कंपाउंड का बता ही सकते हो। मान लो मेरे पास HCl है, तो HCl का मोलर मास क्या हो जाएगा, 35.5 प्लस एक कितना आ जाएगा, 36.5। और एन फैक्टर कितना है HCl का, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा 1, तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 36.5। और अलग अलग एसिड बेस और सोल्ट का कैसे एन फैक्टर निकालना है वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास आ गया बेटे, यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरी बात जो है, जैसे मेरे पास वहां मोलैरिटी होती थी ना मोल्स के लिए, यहाँ पर मेरे लिए डिफाइन होती है नॉर्मेलिटी। क्या होती है, नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है कि जैसे वहां पर मोल्स अपॉन में वॉल्यूम होता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल्स की जगह क्या यूज कर रहे हैं हम, अब की बार इक्विवेलेंट्स यूज कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी, इस ये इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकता हूं, देखो अभी ऊपर लिख रखा है गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, तो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकता हूँ, या लिख इक्विवेलेंट को क्या लिख सकता हूँ, देखो इक्विवेलेंट को लिख सकता हूँ मोल्स इनटू एन फैक्टर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। और मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी। तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी के बीच में मेरे पास, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में एक मेरे पास रिलेशन आ गया। अगर मुझे कभी भी नॉर्मेलिटी निकालनी है और मेरे पास मोलैरिटी गिवन है, तो उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। मैं बार बार एन फैक्टर बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ, तो उम्मीद करूंगा आप जाकर वहां पर वीडियो को देख ले। अब जैसे मैं वहां पर मोल्स निकालता था मोलैरिटी से, है ना, देखो मैं मोलैरिटी होती थी मेरे पास, मोलैरिटी क्या होती थी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स क्या आ जाएगा यहाँ से, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम आ जाता था। तो अब यहीं पर अगर मैं इक्विवेलेंट्स निकालना चाहता हूं, तो इक्विवेलेंट्स क्या आ जाएंगे, ये नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी, और ये रही वॉल्यूम, वॉल्यूम को उधर भेज दो तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। और इक्विवेलेंट निकालने का एक फॉर्मूला और हो जाएगा, नॉर्मेलिटी को क्या लिख सकता हूं मैं, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू में वॉल्यूम। ये बात समझ में आई। तो हमने क्या क्या बातें कर ली, कि इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल्स इंटू एन फैक्टर। इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं, एक गिवन मास अपॉन में मोलर मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलिकुलर मास अपॉन में एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी क्या होती है, जैसे मोलैरिटी हुआ करती थी मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम। और इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल्स इंटू एन फैक्टर, और अपॉन में वॉल्यूम। और मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी। और अगर मैं यहाँ से इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, इस वॉल्यूम को यहाँ भेज दो, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। तो अब अगर मैं सारी बातों को कंक्लूड करना चाहूँ और एक बात लिखना चाहता हूँ, मैं बात लिख रहा हूँ क्या, कि देखो इक्विवेलेंट क्या क्या होते हैं। इक्विवेलेंट निकालने के मैंने क्या क्या तरीके देख लिए, एक तो होता है मोल्स इनटू में एन फैक्टर। जब भी मेरे पास मोल्स गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। अच्छा, मास गिवन है तो क्या कर दोगे, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, एक मेरे पास ये फॉर्मूला है। तीसरा मेरे पास क्या फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। और चौथा कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू में वॉल्यूम। ठीक है, होप करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर मुझे ये चार बात याद है तो मुझे सब कुछ आ गया। ठीक है, दूसरी बात देखो, मेरे पास जो KMnO4 है, क्या है, KMnO4,
Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +7 होती है, और Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। KMnO4 अब +7 के बाद +8 में नहीं जा सकता और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ओनली गेन करेगा। क्या करेगा, गेन। अगर ये इलेक्ट्रॉन खुद गेन कर रहा है तो क्या होगा, ये रिड्यूस हो रहा है खुद, और जो खुद रिड्यूस होता है तो दूसरे को क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज करता है। तो ये हमेशा कैसे बिहेव करेगा बेटे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये हमेशा दूसरे इंसानों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा, ये हमेशा दूसरे कंपाउंड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरी बात, ऐसी K2Cr2O7 होता है, ये भी क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों, ये भी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज +6, ठीक है। और अगर मैं Fe2+ को ऑक्सीडाइज करता हूं तो Fe2+ ऑक्सीडाइज होता है Fe3+ में। ये बातें याद करनी है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये बात याद होनी चाहिए। C2O4 नेगेटिव ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज कौन करेगा इसे, KMnO4 कर सकता है, K2Cr2O7 कर सकता है, ठीक है। C2O4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, ऑक्सीडाइज होकर CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। SN2+ किस में हो जाता है, SN2+ ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाता है, SN4+ में चला जाता है। अच्छा, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर मैं बात करता हूँ lead-2 पॉजिटिव की, तो lead-2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज होके lead-4 पॉजिटिव में हो जाता है। और Cu+ किस में हो जाता है, ऑक्सीडाइज होके Cu2+ में हो जाता है। तो ये बातें मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है, कि ये ऐसा हो जाता है। तो ये बातें याद रखनी है आप क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। आज बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। तो होप करता हूँ आपको ये सारी बातें याद रहेंगी। क्या इक्विवेलेंट के मेरे पास ये फॉर्मूले हैं। दूसरा, जो भी मेरे पास क्या है, KMnO4 है और K2Cr2O7 है, ये हमेशा ऑक्सीडाइज करते हैं दूसरे को और खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, ठीक है। और ये एटम्स ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जाते हैं, Fe2+3+ में जाता है ना, ऑक्सीडाइज हो गया। C2O4+ यहाँ क्या था, यहाँ पर था +3 में, और यहाँ किस में आ गया, +4 में। कैसे पता चला सर, ऑक्सीडेशन स्टेट की भी वीडियो बना रखी है, कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी देख लेना, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये बात समझ आ गई है। तो एक बात और याद रखनी है बस, अब मेरे पास एक बात है कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ठीक है। अगर मुझे किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास याद करना है, देखो मैं बता चुका हूँ, मोल्स अपॉन में एन फैक्टर, ठीक है। तो अभी एक बात सुनो, एन फैक्टर क्या बताया था मैंने कल, कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है पर मोल के लिए, है ना, पीछे वाली वीडियो देख लेना। तो ये बकवास सी बात है कि फलाना फलाना सब्सटेंस है, और अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन जितने के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन जितने के साथ कर रहा होगा, 35, जो मर्जी हो, मैंने नहीं पढ़ना, ठीक है, बकवास है, देख लेना क्या डेफिनेशन लिखी है। मैं सीधा अपने काम पर आता हूँ। यहाँ देखो, अगर मुझे कहे इस कंपाउंड के अंदर जो मैग्नीशियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहा हूँ, इक्विवेलेंट मास क्या है, सीधा एक काम करना, क्या करना है आपने, एक काम करेंगे आप, इसकी MgO है ना, इसको ये कैसे टूटता है, +2 में और -2 में। बस 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2। कितना हो गया, 2। मैग्नीशियम का मास कितना है, 24। कितना होता है, 24। और इसका एन फैक्टर कितना है, 2। तो 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया एन फैक्टर, 12, है ना। एन फैक्टर वो क्या कह रहा हूँ, इक्विवेलेंट मास कितना आ गया मैग्नीशियम का, 12 आ गया। अच्छा, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना है, यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, और इसमें भी कितना, एन फैक्टर कितना हो गया, 2। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ आया इक्विवेलेंट मास कैसे निकालने किसी कंपाउंड के अंदर। अब देखो यहाँ कहे कि मुझे अमोनिया है मेरे पास, तो बताओ अमोनिया में नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट मास क्या है। ऐसा है, 2 मिनट में बता दूंगा कैसे। देखो N है, N के ऊपर क्या चार्ज आता है, यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, देखो ये +3 है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन में माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये दे रहा है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 3 का, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 3। इसका मास कितना होता है नाइट्रोजन का, 14 होता है। कितना होता है, 14। और इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 3। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, 14/3। अब ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो, क्या कह रहा है, कह रहा भाई इक्विवेलेंट मास जो सल्फर का है SO2 में वो 8 है। देखो S यहाँ पर +4 में है, तो कितने का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है बेटे, 4 का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 4 का। तो सल्फर का मास कितना होता है, 32 होता है, और 4 का हो रहा है, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, 8। ये उसने बता रखा है कि इक्विवेलेंट मास जो सल्फर का SO2 में वो 8 है। तो कह रहा है SO3 में कितना होगा, मैं देख लूंगा SO3 में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कितने का हो रहा है बताओ।
प्लस ये S क्या है +6 है और ऑक्सीजन क्या है -2 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखो ये भी कितना है -2 गुना 3 -6, दोनों के दोनों क्या है 6 ही हैं। तो सल्फर का मास यहाँ पर बताओ कितना है बेटे, सल्फर का मास है 32 और एन फैक्टर कितना है इसका 6, तो कितना आंसर आ जाएगा 4 × 32, 4 से काट रहा हूँ 2 16 32 और 2 3 6, तो कितना आंसर आ जाएगा 16/3। तो ये बात याद रहेगी, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको याद रही। एक चीज और बताना चाहता हूँ, मान लो मेरे पास ये था क्या था Mg है प्लस O2 है और ये MgO बना रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, इसकी कितनी है 0, यहाँ पर Mg क्या है +2 और ये ऑक्सीजन क्या है -2, 0 किस में जा रहा है +2 में जा रहा है, कितने का चेंज 2 का, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2। ऑक्सीजन किस में जा रहा है यहाँ पर देखो O2 किस में जा रहा है 0 से -2, कितने का चेंज हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का, और ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 गुना 2 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर मैं Mg का इक्विवेलेंट मास देखूं तो मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24 और इसका एन फैक्टर कितना है 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट Mg का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 12 आ गया। अब यहाँ पर देखो इसका मास कितना आ गया, देखो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32, 16 दूनी 32 और इसका एन फैक्टर कितना है 4, तो 32/4 कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैं डायरेक्ट देखना चाहता हूं तो मैग्नीशियम क्या होता है +2 और ऑक्सीजन क्या होता है -2। मैग्नीशियम क्या है 24 +2, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 24/2 12, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर 16, अपोन में कितना एन फैक्टर आ जाएगा 2, तो यहाँ भी कितना है ये 8। तो अगर देखा जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मोलर मास होता है ये 24 + 16 कितना होता है 40 और एन फैक्टर कितना है 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 40/2 20। तो ध्यान से देखो अगर मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 किसके बराबर आ रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgO, है ना, तो ये बात ट्रू है। तो यही बात मैंने यहां पर लिख रखी है, देखो कि अगर मेरे पास कोई मेटल ऑक्साइड है तो मेटल ऑक्साइड में अगर मैं मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकाल लूं और ऑक्साइड का निकाल लूं और दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे मेटल ऑक्साइड का वेट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो मेटल सल्फेट इक्विवेलेंट वेट अगर मैं मेटल का निकाल लूं और सल्फेट का निकालूं और दोनों को क्या कर दूं ऐड कर दूं तो मुझे किसका वेट मिल जाएगा मेटल सल्फेट का मिल जाएगा। ठीक है, बस इतनी ही नॉलेज होनी चाहिए थी, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे पहले एन फैक्टर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। अब देखो करना क्या है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और उम्मीद करता हूं आपको समझ आएंगी ये बातें। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि FeC2O4 जो है और KMnO4 के साथ रिएक्ट करके इसी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, देखो मैंने बताया था ये हमेशा क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा। Mn क्या होता है +7, Fe यहाँ पर क्या है देखो Fe है यहाँ पर +2, कैसे पता चला मैंने आयंस याद करवाए थे आपको याद हुए तो C2O4 जो होता है वो 2 नेगेटिव होता है तो Fe क्या होगा 2+ होगा, तो Fe 2+ है और C2O4 2 नेगेटिव में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। मैं याद करवा चुका हूँ निकलवा चुका हूँ, तो ये कितना आ जाएगा +3, ये कितना आ जाएगा -2, ये कितना है 3+। अच्छा ये कार्बन यहाँ पर क्या आ रहा है +4 आ रहा है और ये क्या आ रहा है 2+ आ रहा है। ठीक है, अब देखो Fe किस में कन्वर्ट हो रहा है Fe 3+ में, इसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है, तो Fe क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट देखो कार्बन +3 से कहाँ जा रहा है +4 में, तो ये भी क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये भी क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। Mn को देखो +7 से किस में जा रहा है +2 में, +7 से +2 में जा रहे हैं साहब जी। अब क्या हो रही है ये रिडक्शन हो रही है, तो रिड्यूस कौन हो रहा है Mn हो रहा है, कौन हो रहा है Mn। तो Fe और कार्बन तो मेरे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और Mn क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। कह रहा भाई कौन सा स्पीसीज ऐसा है जहां पर H2O2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है जो खुद तो क्या हो रहा हो ऑक्सीडाइज हो रहा हो और दूसरे को क्या कर रहा हो रिड्यूस कर रहा हो। तो जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा ना H2O2 तो वहां वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा होगा। यहाँ देखो ऑक्सीजन क्या है -1 और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है -2, क्या होगी इसकी रिडक्शन होगी बेटे, चार्ज घट गया ना। तो अब यहाँ पर आओ -1 और यहाँ पर क्या है -2, फिर से घट गया तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ -1 यहाँ पर -2 यहाँ भी -2, यहाँ पर भी क्या हो रहा है ये रिड्यूस हो रहा है और जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इन तीनों के अंदर। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर O2 क्या -1 और यहाँ पर क्या है 0,
तो -1 से 0 क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। और ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या होगा, ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, कह रहा है MnSO4 का ना इक्विवेलेंट, जो MnSO4 का इक्विवेलेंट वेट है वो कितना है, हाफ है उसके मोलिकुलर वेट से। तो इक्विवेलेंट वेट मैंने क्या लिख दिया, मोलर मास अपॉन में एन फैक्ट, वो कितना 2, वो कह रहा ना हाफ हो गया, तो इसका हाफ होगा। अब मेरा फॉर्मूला क्या था इक्विवेलेंट मास का, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना सिखाया था, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। तो एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटे, 2 होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ, MnSO4 है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये Mn2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी है, +2 है, कितनी है, +2। कैसे पता चला, क्योंकि SO4 जो होता है वो 2- होता है, तो ये +2 होगा। यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी है, +3 है। कैसे पता चला, Mn की x मान लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, एक बार पहले वाली वीडियो देख लीजिए, समझ आ जाएगा। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका एन फैक्टर कितना आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है पर मोल, है ना, तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टर 1 आ जाएगा। तो अगर इसका इक्विवेलेंट वेट पूछा होता क्या होता, मोलर मास बाय 1 होता। अगले पर आ जाओ, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, अब MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है, और MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +4। तो +2 से +4 कितने का चेंज, 2 का। तो एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया, और एन फैक्टर 2 ही आना चाहिए था। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, MnO2। यहाँ पर जो है ये मोलिकुलर वेट इसका आधा हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, है ना। नेक्स्ट आओ, कह रहा इक्विवेलेंट वेट जो है NaH2PO4 का, वो क्या क्या हो सकता है। देखो मैंने कल समझा चुका हूं ये बात, NaH2PO4 है, ठीक है, तो ये कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है। और 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करने का मतलब ये एसिड है, ठीक है, और जब ये एसिड है 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा इसका, मोलर मास बाय 2। तो एज एन एसिड ये कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, मोलर मास बाय 2। अच्छा, ये एक हाइड्रोजन को ना गेन भी कर सकता है, ठीक है। अब जब ये एक हाइड्रोजन को गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, H3PO4। और जब जो चीज हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती है वो कौन करता है, बेस करता है। कौन करता है बेटे, बेस। तो बेस ने H+ गेन कर लिया, कितने H+ गेन करे हैं, एक। कल समझाई थी ये बात, एन फैक्टर कैसे निकालना है, एक। तो एन फैक्टर कितना आ गया इसका, 1 आ गया, ठीक है। तो देखो जब ये बेस है तो इसका क्या वो हो जाएगा, M/1 हो जाएगा। तो देखो M/2 एज एसिड, ठीक है, M/1 एज बेस। तो असली आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, कि एसिड की तरह इसका इक्विवेलेंट वेट ये आ रहा है, और बेस की तरह इसका इक्विवेलेंट वेट ये आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब कह रहा है 0.1 मोल ऑफ H3POX इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 5.6 ग्राम QH, देन द ट्रूथ स्टेटमेंट इज क्या होगा। देखो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि मेरे पास एक लो ऑफ, अभी अभी समझा रहा हूँ, ठीक है, एक बात बताता हूँ आपको, मेरे पास एक लो ऑफ इक्विवेलेंस होता है। क्या होता है, लो ऑफ इक्विवेलेंस, जो इस चैप्टर की जान है। और वो क्या कहता है, कहता है कि ऐसा है, तुम A+B जिन दो लोगों को रिएक्ट करवा रहे हो आपस में, इन दोनों के इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या, इक्विवेलेंट ऑफ ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। लो ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, जब मैं ए और बी को आपस में क्या करवा रहा हूँ, रिएक्ट करवा रहा हूँ, जो लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जो आपस में भिड़ रहे हैं, उनके इक्विवेलेंट क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास एक एसिड है 1, एक एसिड है 2, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एक बेस के साथ, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों एसिड आपस में रिएक्ट तो कर नहीं सकते, तो ये दोनों मिलके इस बेस के साथ भिड़ रहे हैं। तो जो आपस में भिड़ रहे हैं उनके इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 इसके इक्विवेलेंट और एसिड 2 के इक्विवेलेंट मिला के किसके बराबर हो जाएंगे, इक्विवेलेंट ऑफ बेस के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर ये चीज को मुझे यूज करना आना चाहिए, जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। क्या, ये लिख कर दे दिया मैंने आपको, इक्विवेलेंट ऐसे निकालना है। अब मैं इस क्वेश्चन पर आता हूं अपने, ठीक है। देखो मुझे कह रहा है कि जो H3POX है ना, वो KH के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैं ठीक है जी, KH KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो मुझे इतना पता है, इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, ये आपस में दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं।
अच्छा, इसके देखो मोल्स दे रखे हैं मुझे 0.1 मोल, तो इसके मोल्स इंटू एन फैक्टर इक्विवेलेंट आ गए इसके, और अगले के इक्विवेलेंट निकालूंगा तो के ओ एच है, कितने ओ एच रिप्लेस कर सकता है एक, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा एक, और इसके मोल्स कैसे निकालोगे, मास दे रखा है 5.6, कितना है 5.6, और मोलर मास कितना होता है के ओ एच का, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मोल्स आ गए 5.6/56, और एन फैक्टर कितना होता है एक। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा, एन फैक्टर निकल कर आ जाएगा यहाँ से, इसका जो H3PO4 का एन फैक्टर है वो कितना निकल कर आ जाएगा 1 आ जाएगा, और H3POX का एन फैक्टर 1 कब होता है, मैंने कल बताया था जब H3PO2 होता है ना, तो वो अपना सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है, और अगर एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है तो उसका एन फैक्टर क्या होगा, उसी का तो एन फैक्टर 1 होगा। तो कौन करता है ये H3PO2, H3PO3 कितने रिप्लेस कर सकता है 2, तो अभी मुझे देखना था एन फैक्टर मेरा आया 1, और 1 का एन फैक्टर किसका होता है H3PO2 का, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सी, जहां पर x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, ठीक है, यहाँ मेरा x था पैर में ओके, और यहाँ आ जाएगा 2। नेक्स्ट आओ, कह रहा पोटेशियम पर मैग्नेट को टाइट्रेट कर रहा हूँ फेरस अमोनियम सल्फेट से इन एसिडिक मीडियम। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, MnO4 नेगेटिव, ये क्या होता है Mn+7 होता है, और एसिडिक मीडियम में हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, Mn2+ में कन्वर्ट होता है। +7 किस में चेंज हो गया, +2 में, कितने का चेंज आया बेटे 5 इलेक्ट्रॉन का, कितने का 5 इलेक्ट्रॉन का, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया तो फैक्टर क्या हो गया 5, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा इसका, मोलर मास बाय 5, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई ये समझ उसे ही आएगा जो मेरी पिछली वीडियो देख के आया होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो मुझे कह रहा है HCl का इक्विवेलेंट वेट बताना है, तो Cl यहाँ पर क्या -1, यहाँ भी क्या है -1, यहाँ भी क्या है -1, और यहाँ कितना है 0। तो कल मैंने बताया था इसको अलग अलग तोड़ दे रहा हूँ मैं, 8 HCl एक तरफ और 6 HCl एक तरफ, क्यों, क्योंकि भाई 8 HCl ना, देखो 2 Cl ये और 6 Cl ये तो चेंज ही नहीं हो रहे, चेंज कितने Cl हो रहे हैं, बस 6 Cl हो रहे हैं। तो एक Cl के चेंज होने पे देखो कितने का चेंज आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का एक, तो 6 Cl चेंज होने पर कितने का चेंज आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा बेटे 6 का, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, मैंने कल एक बात बताया था एन फैक्टर क्या होता है, मोल ऑफ पर मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 14 मोल HCl से, 14 से कितने का ट्रांसफर हो रहा है 6 का, तो 1 से कितने का हो रहा होगा 6/14 का, तो एन फैक्टर कितना आ गया 6/14। तो देखो अब आंसर क्या बनेगा, मोलर मास कितना होता है HCl का 36.5, और एन फैक्टर कितना होता है 6/14, तो 14 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और इसे सोल्व करोगे ना समथिंग 85.1 आएगा, डी ऑप्शन है इसका, ठीक है। सोल्व करके देखना यही कुछ आंसर आएगा, इसके आसपास ही आएगा, ठीक है। तो जितने Cl चेंज हो रहे हैं असल में, जितने असल में चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से देखो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होगा, ये मत करना -1 से 0 14 का चेंज, नहीं भाई गलत है बिल्कुल, ठीक है। तो ये दिस इज द राइट वे, ठीक है। तो HCl का हम कहते हैं कि अगर मैं कह दूं कि HCl एसिड है तो उसका एन फैक्टर हमेशा 1 होगा, दिस इज रॉन्ग बेटे। देखो अभी बता दिया एन फैक्टर कितना है HCl का 6/14 आया है, ठीक है। आगे आ जाओ, कह रहा है K2Cr2O7 है ना, रिएक्ट कंप्लीटली विद XN पॉजिटिव, XN पॉजिटिव के साथ क्या कर रहा है रिएक्ट कर रहा है, और क्या दे रहा है XO3- दे रहा है, और क्या दे रहा है Cr3+ दे रहा है, ठीक है। तो अब देखो X यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखूंगा तो कितनी आ जाएगी X की +5 आ जाएगी। देखो मुझे क्या पता है K2Cr2 कितने मोल्स हैं, तो 6 × 10⁻³ मोल, क्यों मुझे इतना पता चलेगा इसके इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट इसके और इसके इक्विवेलेंट क्या होंगे बराबर हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻³ मोल्स इनटू में एन फैक्टर, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्रोमियम का क्या होता है +6, यहाँ किस में चला गया +3 में, कितने का चेंज आया 3 का, 1 से कितने क्रोमियम में 2, तो 2 से कितने का चेंज आएगा 6 का, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अच्छा इसका इक्विवेलेंट वेट, इसके कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट, इसके मोल्स इनटू में इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर मैं निकाल नहीं सकता, वही तो कैलकुलेट करना है। देखो एन फैक्टर कितना आ जाएगा 36 × 10⁻³ अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 9 × 10⁻³ और 10⁻³ गया तो क्या आ गया एन फैक्टर 4 आया है। 4 एन फैक्टर कब होगा, जब मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो ये क्या होना चाहिए +1 होना चाहिए,
जब +1 होगा तो कितने का चेंज आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन का। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा कह रहा है इक्विवेलेंट वेट है एक डाईवेलेंट मेटल का, एक डाईवेलेंट मेटल है मेरे पास इज W। ठीक है। तो मोलिकुलर वेट ऑफ इट्स क्लोराइड, मेरे पास एक मेटल है डाईवेलेंट, तो मैं एक A2+ लिख देता हूँ प्लस। ठीक है। और Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है वो, तो क्या बना रहा है, ACl2 बना देगा, है ना। A2+ होता है और Cl क्या होता है, माइनस होता है। और अभी मैंने एक बात बताई थी आपको, इक्विवेलेंट वेट ऑफ A2+ और इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 वो बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ACl2। ठीक है, इसके बराबर होगा। तो अब एक देखो, A2+ का इक्विवेलेंट वेट कितना दे रखा है, दे रखा है W, तो लिख दो W। Cl2 का देखो, यहाँ पर Cl2 क्या है, 0 में, यहाँ किस में जा रहा है, -1 में। कितने का चेंज, एक का, एक से, तो 2 से कितने का चेंज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2। तो इसका Cl2 का मास कितना होता है, मोलर मास 71 अपॉन में 2। तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। इसका इक्विवेलेंट वेट और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, बराबर होगा। और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, यहाँ देखो ये +2 है, ये -1 है, कितने का चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ना। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2। और इसका मोलर मास नहीं पता, मैं लिख देता हूँ मोलर मास। तो अगर मैं इसे सोल्व करूं तो कितना बन जाएगा, W + 35.5, और इस 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई में भेज दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा इसका, एंड दैट इज 2W + 71। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पर आओ। कह रहा हाइड्रोजन जो है ना, KiO3 के साथ प्रेजेंस में ऑफ HCl एज दिस। ठीक है, जो मर्जी बोला, इक्विवेलेंट मास बताया ना N2H4 का। सबसे पहले इसके मोल्स निकाल दो। कैसे निकालोगे, N2 नाइट्रोजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसमें -4 आता होगा, तो हाइड्रोजन क्या प्लस है, +4, उधर जाके क्या हो जाएगा, N2H4 है ना। तो इसको 2x लिख देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। -2 से किस में जा रहा है, 0 में। कितने का चेंज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 1 से। 2 से कितने का चेंज आएगा, 4 का। तो N2H4 का एन फैक्टर कितना हो गया, 4। और इसका मोलर मास कितना होता है, 14 दूनी 28, 28 और 4 32/4। तो कितना आ गया इसका मोलर इक्विवेलेंट वेट आ गया 8। अब IO3 माइनस पर आ जाओ। आई यहाँ पर कहा है -6, IO3 माइनस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, ये तो -2 × 3 इज इक्वल टू -1। और आई की x मान लेता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -6, और वहां पर -1 कितना आ गया, +5। तो +5 से आई जा रहा है +1 में, कितने का चेंज आ रहा है बेटे, 4 का। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 4। और KiO3 का मास, KiO3 का मास देख लेना कितना होता है, 39 + 127 + 16 × 48 अपॉन में क्या डाल दोगे, 4 डाल दोगे, आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से, ये आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर ले, क्या करना है देखो। एक ऑक्साइड है X2O3 इज ऑक्सीडाइज टू, X2O3 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय Cr272 नेगेटिव, किसमें, XO4 नेगेटिव में। और एसिडिक मीडियम में Cr2 किसमें कन्वर्ट होता है, 3+ में होता है। ठीक है, तो कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं X2O3 के ऑक्सीडाइज्ड बाय पर मोल ऑफ Cr272 नेगेटिव। ठीक है, कितने मोल ऑक्सीडाइज कर रहा है ये, इसके बस यही बताना है। देखो छोटी सी बात है, आराम से सुनना। यहाँ पर देखो X2O3 ऑक्सीडाइज हो रहा है XO4 नेगेटिव में, यहाँ पर X की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +3। यहाँ पर X की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +7। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 4 का। कितने का, 4 का। 1 से, 2 से कितने का चेंज आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन का। कितने का चेंज आएगा बेटे, 8 इलेक्ट्रॉन का आएगा। अब यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कितना है, +6, और ये किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है। कितने का चेंज आ रहा है बेटे, 3 का। 1 से, 2 से कितने का चेंज आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन का। तो देखो इसके 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं, मतलब अगर ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं, अगर मैं देखो ये इसका एन फैक्टर आ गया, इसका एन फैक्टर आ गया, इसके इक्विवेलेंट जो हैं वो किसके बराबर होंगे, Cr272 नेगेटिव के बराबर होंगे, मोल्स इनटू एन फैक्टर, यही होगा। तो कह रहा है ऑक्सीडाइड के X2O3 इज ऑक्सीडाइज्ड टू XO4, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X2O3, इसके मोल्स निकालने हैं मुझे। और इसका एन फैक्टर पता है कितना आ गया, 8 आ गया। तो मोल्स इनटू 8। अच्छा इसके मोल्स कितने हैं, 1 है, 1 है।
और एन फैक्टर कितना आ गया इसका 6, तो मोल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/8 एंड दैट इज 3/4। तो इसका एक मोल इसके कितने मोल्स के वो कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है 3/4 को कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ। एक सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस मोल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ A2 पॉजिटिव टू AO3 इन द मीडियम यूज्ड इज, है ना, मीडियम यूज पूछ रहा है। देखो A2 पॉजिटिव आयन है, इसको MnO4 नेगेटिव, the solution containing moles of A2 positive ion required 1.6 moles of MnO4 negative for the oxidation state of 8। अच्छा AO3 माइनस में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, AO3 माइनस में कन्वर्ट कर रहा है। तो मुझे मीडियम बताना है भाई, मीडियम क्या होगा, मीडियम में कैसे बताऊंगा, देखो MnO4 नेगेटिव Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है, कब, जब एसिडिक मीडियम हो। तो यहाँ पर इसका एन फैक्टर कितना होता है 5 होता है, Mn7 प्लस से किस में जा रहा होता है +2 में। अच्छा Mn6 प्लस में जाता है जब वो बेसिक होता है, तब एन फैक्टर कितना होता है 1 होता है। तो मैं ना MnO4 नेगेटिव का ना एन फैक्टर निकाल लेता हूँ, उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है, ए यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -6, उधर जाके +6 माइनस का 5, एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। तो इसके मोल्स कितने हैं 2.7 गुना 10⁻³ और इसका एन फैक्टर कितना है बेटे 3 है। इसके इक्विवेलेंट वे होंगे MnO4 नेगेटिव के इक्विवेलेंट के बराबर, और इसके मोल्स कितने हैं 1.6 × 10⁻³ और इसका एन फैक्टर क्या है अभी मुझे नहीं पता। तो इसका एन फैक्टर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2.7 गुना 10⁻³ गुना 3 अपोन में कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। और जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3 7 21, 3 दूनी 6 16, 1.6 लगभग 5 गुना आ रहा है। तो इसका एन फैक्टर कितना आ रहा है बेटे 5 आ रहा है, कितना आ रहा है 5, और 5 कब आता है एसिडिक मीडियम में, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा एसिडिक मीडियम। अच्छा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ I2 आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन व्हिच रिक्वायर 40 ml ऑफ Na2 टू रिएक्ट विद इट, ठीक है। तो क्या कह रहा है I2 आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन व्हिच रिक्वायर 40 ml ऑफ दिस, मेरे पास I2 है Na2H2O3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कह रहा है बताओ मुझे कितने ग्राम I2 चाहिए जो सॉल्यूशन के अंदर है, जिसे इतने ml का ये चाहिए। देखो मुझे क्या दे रखी है नॉर्मेलिटी दे रखी है, और यहाँ से मुझे क्या दे रखी है वॉल्यूम दे रखी है। तो मुझे इतना पता है इसके इक्विवेलेंट्स और इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। और मैंने बताया था जब मुझे इक्वल मोलैरिटी दे दे तो इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाएंगे, सॉरी नॉर्मेलिटी दे दे तो कैसे निकाले जाएंगे, नॉर्मेलिटी इनटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 40 ml में दे रखी है तो लीटर में कन्वर्ट कर दो 10⁻³ I2 इक्विवेलेंट के वेट कैसे निकालो, देखो मैं क्या करता हूँ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ I2, मुझे नहीं पता I2 के मोल्स कितने हैं, तो मैं इसको क्या लिख मान लेता हूँ मोल्स, मैं बोल देता हूँ इसको मोल्स इनटू में एन फैक्टर, ठीक है। तो मोल्स तो मुझे नहीं पता, मोल्स मैं निकाल लेता हूँ, इसका एन फैक्टर बता सकते हो। देखो I2 यहाँ +0 में है, यहाँ पर किस में -1 में, कितने का चेंज है 1 इलेक्ट्रॉन का, 1 से, तो 2 से कितने का चेंज आएगा 2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर क्या करो मोल्स यहीं रहने दो, और ये कहाँ चला जाएगा एन फैक्टर अपोन में चला जाएगा 0.11 गुना में 40 गुना 10⁻³ अपोन में कितना आ जाएगा 2, एन फैक्टर कितना आ गया 2 आ गया मेरे पास। अब इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा लगभग, इसे 10⁻⁻5 कर देता हूँ, और ये कितना आ गया 220, इसके मोल्स कितने आगे बेटे निकल गए 220 गुना 10⁻5 आ गए। तो इसके मोल्स पता चल गए। तो देखो अब आसान सी बात है, अगर मोल्स पता है, मेरे से वेट पूछा है तो इसके मोल्स पता है मुझे, तो मोल्स इनटू मोलर मास, तो मेरे पास इसका क्या आ जाएगा वेट आ जाएगा। मोल्स कितने हैं 220 गुना 10⁻5 और मोलर मास कितना होता है इसका 254, तो 254 गुना 22 देख लेना बेटे, शायद ये आंसर आए, ठीक है चेक कर लेना, ये करना ऐसे है। नेक्स्ट पर आ जाओ फटाफट। कह रहा है एक सोलिड डाइबेसिक एसिड है, डाइबेसिक का मतलब 2 H रिप्लेस कर सकता है, तो H2A और BOH2 उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। अच्छा कितने H रिप्लेस हो सकते हैं 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। कितने रिप्लेस हो सकते हैं वो H 2, तो इसका एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा 2। तो कह रहा है 1.25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 25 ml ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलिकुलर मास पूछा है एसिड का मेरे से, इसका मोलिकुलर मास पूछा है, बता देंगे कैसे। देखो इसके मोल्स इनटू एन फैक्टर, और इसके लिए क्या दे रखी है देखो मोलैरिटी दे रखी है, और मोलैरिटी देखी होती है तो मैंने क्या बताया था मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू में वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो मोल्स कितने हैं बेटे इसके
एक मुझे नहीं पता, तो मैं क्या कर लेता हूँ, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो मोल्स आ गए। एन फैक्टर कितना था इसका, 2 था। यहाँ पर आ जाओ, मोलैरिटी कितनी है 0.25, और एन फैक्टर कितना आ गया इसका 2, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है 25 ml। तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे, लीटर में, तो 10 की पावर -3। मोलर मास को वहां भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाओ। तो ये वाला बेटे आपका होमवर्क है, अगर आपको समझ आया होगा ये आप कर लोगे। देखो मैंने कोशिश करी आपको क्वेश्चन को समझाने की, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। ठीक है, आप क्वेश्चंस को बार बार समझना कोशिश करना। देखो आसान है चीज़ें, मुश्किल कुछ नहीं होता। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सीखनी है, एन फैक्टर निकालना सीखना है। उसके बाद जो आज वाली बातें बताई हैं उनको लगाने की कोशिश करनी है। तो अब हमारे पास मेन जो चीज़ें रह गई है, मेरे पास एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रह गई है, उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे वो रह गया है। और दूसरा मेरे पास क्या रह गया निकालना, दूसरा मेरे पास है कि कैसे हम किसी भी मीडियम में जो मेरी रिएक्शंस होती है उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो अगला काम वो रह गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।